Assalamualaikum students. I hope you all are doing great. So this is the second part of gram positive rods. gram positive rod के फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिलस पढ़ा था. आज हम करेंगे क्लॉस्ट्रीडियम. आपको पता है बेसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम दोनों ही जो है आपके पास स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स थे. ठीक है, तो इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स कंप्लीट होंगे. थर्ड पार्ट में फिर हम नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स करेंगे. ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम में आपको पता है कि इसकी 4 जो है ना स्पीशीज़ होती हैं. जिस तरीके से हमने बेसिलस की 2 स्पीशीज़ पढ़ी थी, बेसिलस एंथ्रेक्स एंड बेसिलस सीरियस. क्लॉस्ट्रीडियम की 4 स्पीशीज़ होती हैं. इनके नाम याद रखना. इनकी सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ अभी वो याद रख लोगे तो समझो आपको पूरा क्लॉस्ट्रीडियम याद हो गया. क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ठीक है, बोटुलिनम है इसकी डिजीज़ का नाम फिर होता है. बोटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस एंड क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल. सही है, ये आपके पास हो गई क्लॉस्ट्रीडियम की स्पीशीज़. अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं लाजमी. आपने ये चारों याद रख ली. इनकी डिजीज़ याद रखो. अब टेटनाए हैं तो ऐसे याद रखो ये टेटनस करवाता है. हम कहते हैं ना टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, तो ये वो चीज़ है टेटनस. सही है. बोटुलिज्म, इससे याद रखो ये बोटुलिज्म बीमारी है, वो बताती हूँ क्या होती है. ये वो कॉज करता है. परफरेंजिस जो है ना हमारे पास 2 चीज़ें कॉज करते हैं. एक गैस गैंग्रीन, ठीक है, एक गैस गैंग्रीन और एक फूड पॉइजनिंग. और डेफिसिल जो होता है ना हमारे पास वो करवाता है स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस. स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस ये करता है. यहाँ तक हो गई इनकी डिजीज़ की बात. इनकी ट्रांसमिशन की बात आए तो जाहिर सी बात है सॉइल पे इसके स्पोर्स होंगे, वो वूंड पे इन्फेक्ट करेंगे. आपके पास इस तरीके से इसकी ट्रांसमिशन होगी. कहते हैं ना चोट लग गई रोड पे. अच्छा, अब बात करते हैं हम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की. ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो होता है ना, सबसे पहले तो हमें पता चल गया इसके डिजीज़ का नाम, ये टेटनस करवा रहा है. इसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रही है? सॉइल के थ्रू हो रही है. चीज़ों को देखते जाते हैं. डिजीज़ क्या है? टेटनस है. ट्रांसमिशन किस तरीके से इसकी? सॉइल के थ्रू. अगर जो है कंटेमिनेट हो जाए, वूंड में इन्फेक्शन चला जाए इस तरीके से, या फिर स्किन पॉपिंग से भी. स्किन पॉपिंग मींस कि जो ड्रग यूज़र्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स को अपने स्किन में. ठीक है, तो इस तरीके से भी आपके पास जो टेटनस होने का ख़तरा होता है. फिर आपके पास अगर न्यूनेटल टेटनस हो, मतलब बच्चों के अंदर टेटनस हो, तो वो किस तरीके से होता है कि अगर आपके पास कोई फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके अंदर कंटेमिनेटेड अम्ब्लाइकस है, मींस कि उसके अम्ब्लाइकस में इसका स्पोर आ चुका है. अब वो क्या हो गया, जो फीटस है वो कंटेमिनेट हो गया उसके स्पोर से, तो उसमें न्यूनेटल टेटनस होने का चांसेस होंगे. ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस पर आए, जो अभी हमने इसके टॉक्सिन की बात करी थी, यहाँ पर ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट है. जो टेटनस का टॉक्सिन है ना, ये नाम पूछते हैं, इसका नाम होता है टेटनोस्पेस्मिन. सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है टेटनस का टॉक्सिन का नाम. ये क्या होता है? एक एक्सोटॉक्सिन होता है जो कि वेजिटेटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वूंड साइड पे. मतलब जहाँ पर भी आपके पास वूंड होगा वहाँ पे ये जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाएगा. ये किस तरीके से होता है? ये आपके पास कहाँ जाएगा? ये वहाँ पर प्रोड्यूस होने के बाद ये ब्लड के थ्रू पूरा सीएनएस के अंदर आ जाएगा. सीएनएस पर आने के बाद ये क्या करते हैं, जो आपके पास गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये उसको आके ब्लॉक करता है. ठीक है, गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स को आके ये वहाँ पर बाइंड करेगा और ब्लॉक कर देगा इनहिबिटरी मीडिएटर, कौन सा? गाबा को या ग्लाइसिन को. ये वहाँ पे क्या कर देगा? इसको ब्लॉक कर देगा. क्या? वुंड जहाँ पर भी हुआ, ये वहाँ पर प्रोड्यूस हो टेटनोस्पेस्मिन. ये ब्लड के थ्रू पहुँचा हमारे पास सीएनएस पे. सीएनएस पे जाने के बाद ये जो है आपके पास बाइंड करा गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर्स पर, और वहाँ जाके इसने गाबा के जो है क्या रिलीज़ हो रहा था ना, इसने वहाँ पे इसको जाके ब्लॉक कर दिया. अब जब इसने इसको ब्लॉक करा तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से आपके पास क्या हो गया कि जो हाइपर एक्सटेंशन वाली गाबा का क्या काम होता है? रिफ्लेक्सेस देना, साइनेप्सल रिफ्लेक्सेस देना. ये वहाँ पर रिफ्लेक्सेस आना बिल्कुल ख़त्म हो गए. ठीक है. अच्छा, अब ये जो है आपके पास क्या नाम है, प्रोटीज़ की तरह भी काम करता है. मीन्स कि क्लीव करवा देता है मीडिएटर्स को, जो भी न्यूरॉन्स में से रिलीज़ हो रहे होते हैं मीडिएटर्स, उनको भी आपके पास क्या कर देता है, जो है क्लीव कर देगा, मतलब रोक देगा. अब जब ये गाबा के इंक्रीज़ को उसने, या जो भी इसका रिलीज़ था, इसको उसने स्टॉप करा, तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो गया, इस मसल स्पैज़म्स होना शुरू हो गए. सही है, तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आपके पास क्या आ जाता है कि मसल स्पैज़म्स होंगे,
मतलब जैसे पूरी बॉडी अकड़ जाएगी, मसल स्पैम्स होंगे। और जो है इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है लॉक जॉ, ये इस वर्ड को याद रखना है आपने, लॉक जॉ, टेटनस को ही बोलते हैं, ठीक है। लॉक जॉ हो जाएगा आपका, मुंह मतलब बिल्कुल खुलेगा नहीं, इसको हम ट्रिसमस भी कहते हैं, ट्राइसमस या ट्रिसमस भी कहते हैं, ठीक है। लॉक जॉ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आपके जॉ के मसल्स होते हैं ना, जो कि माउथ की आपकी ओपनिंग करवा रहे होते हैं, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, तो उसको इसलिए इसको हम कहते हैं लॉक जॉ हो गया, ठीक है। और आपके पास ये एक और चीज़ करवा देता है रिस्मस सैडोनिकस, ठीक है। फिर ये आपके पास एक और क्या करवाता है, एग्जैजरेटेड रिफ्लेक्सेस, उसके जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो इतने ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं ऑपिस, ठीक है, ओपिस्टोटोनोस कहते हैं इसको, ठीक है। ये आपके पास क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो आपके पास बैक के मसल्स होंगे ना, मतलब कमर के जो मसल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा हाइपर फ्लैक्स, इसलिए वहाँ पे क्या करा है कि जो बैक के आपके मसल्स हैं ना, कमर के मीन्स, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है क्या में एग्जैजरेट होगा, वहाँ के रिफ्लेक्सेस कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सटेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी पूरी जो बॉडी होगी ना, उसकी क्या हो जाएगी, स्पैज़ होने शुरू हो जाएंगे, और वो टेटनस की कंडीशन आ जाती है। इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देती हूँ। पैरालिसिस होगा, मतलब इस जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि जिसकी वजह से आपके पास पैरालिसिस भी होगा। इसका जो पैरालिसिस होता है ना, उसको हम कहते हैं स्पेस्टिक पैरालिसिस, ठीक है। जबकि जो आपके पास बॉटुलिज्म का जो पैरालिसिस होता है ना, वो होता है फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये डिफरेंस याद रख लेना, फ्लैसिड पैरालिसिस किस में होता है और स्पेस्टिक पैरालिसिस किस में होता है। स्पेस्टिक जो है इसमें प्रेफरेंजिस सॉरी टेटनाई वाले में हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस्टिक पैरालिसिस का मतलब होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ये शो करती हूँ, ये वाली कंडीशन आपको नज़र आ रही होगी कि इसके बैक का मसल इतने ज़्यादा एक्सटेंड हो गए कि पूरी देखें आपको नज़र आ रही है कि कितनी ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन हुई हुई है। क्या लिखा हुआ है, टेटनस किस वजह से हो रहा है, ये कंडीशन हो रही है अपोस्टोनोस, किस वजह से हो रही है, कॉज्ड बाय टेटनस टॉक्सिन। कौन सा, टेटनस टॉक्सिन, जो कि आपके पास क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ मीडिएटर्स ऑफ द इनहिबिटेड न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब गाबा के रिलीज को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्लिनिकल फाइंडिंग्स होंगी। लैब डायग्नोसिस पर आए तो लैब डायग्नोसिस में आपको पता है क्या होगा इसका। अब अगर हम इसकी लैब डायग्नोसिस पर आएँ तो कोई सीरोलॉजिकल इसका टेस्ट नहीं होता, मतलब स्मीयर टेस्ट नहीं होगा। ये आपके पास आपको वुंड साइड पे नज़र आएंगे, ये चीज़ आपको नज़र आएगी, सही है। बाकी एक चीज़ इसकी लैब डायग्नोसिस में आती है कि ये आपके पास टर्मिनल स्पोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक टर्मिनल स्पोर प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस कैसी नज़र आती है हमें, टेनिस रैकेट अपीयरेंस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आती है ये वाइवा में, ऑस्की में। टेनिस रैकेट अपीयरेंस किस में होती है, तो क्लॉस्ट्रीडियम में होती है। अभी हमने पीछे एक और अपीयरेंस पढ़ी थी स्पोर की, कॉमेट्स टेल अपीयरेंस, वो किस में थी, बेसलेस एंथ्रेक्स में थी, पार्ट 1 में मैंने बताया था। तो जितनी भी कोई इस ऐसी शेप वाली इनकी बात आ जाती है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको जहन में बिठा लिया करें। बाकी हम ट्रीटमेंट वगैरह पर आते हैं, जो कि हम पढ़ते नहीं हैं, तो आपको पता है कि हम टॉक्सोइड वैक्सीन वगैरह देते हैं प्रिवेंशन के लिए, और अगर हो जाए तो फिर हम क्या देते हैं, टेटनस का एक एंटीटॉक्सिन दे देते हैं। तो इस तरीके से आपके पास क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई कंप्लीट हुआ। अब आ जाते हैं हम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म पे। अब आ जाते हैं हम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म पे। तो ये आपके पास डिजीज़ का नाम, तो एक तो पहली चीज़ आपको याद हो गई कि ये डिजीज़ कौन सी करवा रहा था, तो ये डिजीज़ करवा रहा था बोटुलिज्म, ठीक है। बोटुलिज्म डिजीज़ करवा रहा था ये। इसकी ट्रांसमिशन किस तरीके से हो रही थी, तो इसकी ट्रांसमिशन हमारे पास इस तरीके से हो रही थी कि ये सॉइल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। इसके जो स्पोर्स होते हैं ना, वो कहाँ पर मौजूद हैं, अभी ये सॉइल पर पड़े हुए हैं। ये सॉइल में होने के बाद अब उस सॉइल में समझो कोई वेजिटेबल उग गई, सही है। वेजिटेबल, अब प्लांट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, वो हो गई। अब ये वेजिटेबल्स हमारे पास, ये मीट्स भी हो सकते हैं। मीट्स किस तरीके से हो सकते हैं कि एनिमल ने वो स्पोर इंजेस्ट कर लिया तो वो उसके अंदर आ गया, ठीक है, तो मीट भी हो सकता है। जब ये फूड हम, चाहे वो मीट हो चाहे वो वेजिटेबल हो, जब हम उसको कैंट करेंगे, मीन्स कि हम उसको कैंस वगैरह में जैसे हम पैक करते हैं, ये वैक्यूम पैक करते हैं विदाउट स्टेरिलाइजेशन। अब हमने उसको विदाउट स्टेरिलाइजेशन उसको पैक कर लिया, जो उसके स्पोर्स थे ना, वो मरने के बजाय क्या हो गया कि उस कंडीशन में, उस एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन हो गई ना, कि वो जो भी वेजिटेबल वगैरह थी या जो भी मीट वगैरह था, उसको जब मैंने पैक कर लिया, तो अब यहाँ से कोई ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उस एनारोबिक कंडीशन में ये जो स्पोर्स थे ना, वो सर्वाइव होना शुरू हो गए।
इसी के अंदर इनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई और ये आपके पास क्या हो गया कि जो फूड था उसके अंदर ये क्या हो गया, इंजेस्ट हो गए। ठीक है, अब वो फूड अगर मैंने खा लिया, ज़ाहिर सी बात है वो फूड है या मीट है, अगर वो खा लिया तो ज़ाहिर सी बात है क्या होगा आपके पास कि इसका जो है ट्रांसमिशन हो जाएगा और वो डिजीज़ कॉज हो जाएगी। तो ज़्यादातर जो हाईएस्ट रिस्क फूड्स होते हैं कि किन किन के अंदर होगा, तो ये अल्कलाइन वेजिटेबल्स हो गए, जैसे ग्रीन बीन्स होते हैं, या मशरूम्स वगैरह होते हैं, या स्मोक्ड फिश हो गई, तो इनके अंदर ये आपके पास ज़्यादा होंगे। इसकी पैथोजेनेसिस पर आएँ कि किस तरीके से होगा। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस पर आएँ तो पैथोजेनेसिस में आपके पास जो बोtulism टॉक्सिन है ना, ये एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू गट। ज़ाहिर सी होता है, अब हमने जब इंजेस्ट कर लिया, अपने अंदर ले लिया, तो ये गट के थ्रू क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपके पास क्या होगा, ब्लड के थ्रू ये आपके पास पेरिफेरल नर्व सिनेप्सिस मतलब सीएनएस पे चला गया। गट में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू ये आपके पास सीएनएस में आ गया। सीएनएस में आने के बाद ये क्या काम करेगा, ये एसिटाइल कोलिन के रिलीज़ को इनहिबिट कर देगा। जैसे ही इसको इनहिबिट करेगा और प्रोटीज़ की तरह भी काम करेगा, मतलब जो आपके पास प्रोटीन्स होती हैं जो कि एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ करवा रही होती हैं, उनको भी क्लीव कर देगा, रोक देगा कि भई जाओ, नहीं तुमने अब एसिटाइल कोलिन को रिलीज़ नहीं करना। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या कर देता है, ये बोtulism कॉज़ कर देता है कि एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ नहीं हो रहा। ठीक है? तो आपके पास इम्पोर्टेंट इसकी पैथोजेनेसिस है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखें, अब क्या होता है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, तो वीकनेस होगी, पैरालिसिस हो जाएगा नर्व्स का, ज़ाहिर सी बात है एसिटाइलकोलिन ही रिलीज़ नहीं हो रहा, तो पैरालिसिस हो जाएगा आपके पास नर्व्स का। और ये मैंने आपको बताया था कैसा पैरालिसिस होता है, फ्लैसिड होता है। ठीक है, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होती इसके अंदर। फिर और साथ-साथ क्या हो जाएगा, डिप्लोपिया हो जाएगा, मीन्स कि आईज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्ट हो जाएँगी, डिस्फेजिया हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, अपटोसिस होगी, रिस्पायरेटरी मसल फेलियर्स होंगे। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर आपके पास 2 क्लिनिकल फॉर्म्स मौजूद होती हैं बोtulism की। ठीक है? कौन-सी 2 फॉर्म्स मौजूद होती हैं? एक होती है आपके पास वुंड बोटुलिज्म और दूसरी होती है आपके पास इन्फेंट बोटुलिज्म। ठीक है, वूंड बोटुलिज्म के अंदर क्या होते हैं कि जो आपके पास स्पोर्स होते हैं वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, वो वूंड पे और जर्मिनेट हो जाते हैं और उसी साइट पर प्रोड्यूस हो जाता है। जबकि जो इन्फेंट बोटुलिज्म है उसके अंदर आपके पास क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जब ये गट में आ गया, तो गट में आने के बाद भी ये अपना एक और प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन, तो इसको हम कहते हैं इन्फेंट, जिसे कहते हैं ना इन्फेंट बोटुलिज्म कहेगा। सही है, इसके इंडक्शन होगी तो ये आपके पास इन्फेंट बोटुलिज्म कहलाएगा। लैब डायग्नोसिस पर आएँ तो लैब डायग्नोसिस में हम इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो भी आपके पास फूड वगैरह हैं, केन्ड फूड जो हैं उनके अंदर देखेंगे। फिर बाकी अगर हम टेस्ट की बात पर आएँ तो हम वही पीसीआर और एलिसा टेस्ट करेंगे। ठीक है? प्रिवेंशन के अंदर हमारा प्रिवेंशन यही आ जाती है कि जो है ना प्रॉपर फूड की कैनिंग करें, स्टेरिलाइज़ होने के बाद फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को या जो भी आपका खाना वगैरह, मीट वगैरह है, उसको धोने के बाद, स्टेरिलाइज़ करने के बाद कैन के अंदर आप उसको पुट करें। ठीक है? तो आपके पास ये हो गया क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। अब आ जाते हैं क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस के अंदर, जो कि 2 चीज़ें करता है, गैस गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग। हाँ जी, अब आ गए हम क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस पर। डिज़ीज़ की बात करें, वही 2 चीज़ें करवाता है ये, एक करवाता है गैस गैंग्रीन और एक ये करवाता है फूड पॉइजनिंग। ठीक है? दोनों की ट्रांसमिशन, दोनों की सब चीज़ें देखेंगे। ट्रांसमिशन दोनों की सेम है। क्या है कि वही सॉइल के अंदर आपके इसके स्पोर्स पड़े होंगे, कंटेमिनेट होंगे, तो इसके थ्रू ही आपके पास, अगर ये स्किन में चला गया तो गैस गैंग्रीन करवा दिया, और अगर इसके स्पोर्स आपने इंजेस्ट कर लिया और ये जीआईटी में चला गया थ्रू इंजेक्शन प्रोसेस, तो ये आपके पास क्या करवा देगा, फूड पॉइजनिंग करवा देगा। अच्छा, जो गैस गैंग्रीन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। ये गैस गैंग्रीन को हम क्या कहते हैं, मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं और नेक्रोटाइजिंग फाशाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फाशाइटिस और फ्लैश ईटिंग डिजीज़। फ्लैश ईटिंग डिजीज़ मींस कि जो भी बॉडी पर फ्लैश होगा, मतलब जो भी आपके पास गोश्त होगा ना, वो उसको बिल्कुल गला देता है, सड़ा देता है। इसकी मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी हुई है, आपको यहाँ से नज़र आएगी। देख रहे हैं कि ये पाँव है इसका, यहाँ पे इसको गैस गैंग्रीन हो गई है, तो पूरा इसका जो पाँव है ना गल गया है, बिल्कुल अजीब सा गंदा हो गया है। नेक्रोसिस हो गई है। नेक्रोसिस कैसे पता चली आपको, ये ब्लैक एरिया, नेक्रोसिस का मतलब होता है कि वो पार्ट बिल्कुल डेड हो गया है, ब्लैक पार्ट आपको नज़र आ रहा है, तो क्या हो गया, लार्ज एरिया नेक्रोसिस हो गई है। नेक्रोसिस अब किस वजह से हुई है, तो ये आपके पास लेसिथिनेज एक एक्सोटॉक्सिन है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस कॉज करता है, उसकी वजह से हुई है।
सही है। ये आपके पास क्या क्या है, लार्ज गैस एंड फ्लूइड फिल्ड बुला सी नियर द एंकल। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नियर द एंकल एक गैस फिल्ड बुला भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास इसके क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर बात आती है गैस गैंग्रीन की। तो गैस गैंग्रीन सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस नहीं करता, बल्कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस भी करता है और एमआरएसए भी करता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। गैस गैंग्रीन और कौन कौन करते थे, क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस तो कर ही रहे, साथ में इसके पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस भी करते हैं, ठीक है, और एमआरएसए भी करते हैं। या आपसे पूछे जाते हैं सवाल वाइवा में, आपने जैसे ही नाम लिया क्लॉस्ट्रीडियम परफरेंजिस का डिजीज़ का नाम बता दो, आपने कहा गैस गैंग्रीन, तो आगे एक्सटर्नल का सवाल होगा और कौन कौन करवाता है गैस गैंग्रीन। तो आपने इनको निगलेक्ट नहीं करना, इनको भी याद रखना है, ठीक है। ट्रांसमिशन बता दी, ये बता दिया। इसकी पैथोजेनेसिस पर आए तो ये आपके पास क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना वो ग्रो करते हैं ट्रॉमेटाइज टिश्यूज़ के अंदर, स्पेशली कहाँ पर, मसल्स वगैरह में, और वहाँ पर जाके बहुत वैरायटी ऑफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉक्सिन है वो है अल्फा टॉक्सिन, जिसको हम लेसिथिनेज कहते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बताया था ना, लेसिथिनेज, अल्फा टॉक्सिन। ये क्या कर देता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसको ये डैमेज कर देता है। वहाँ जाके जब वो डैमेज करेगा, और साथ साथ ये इरिथ्रोसाइट्स को भी डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगी उस जगह की, उस मेम्ब्रेन की डिग्रेड हो गया, मतलब टूट गई। तो आपको नज़र आ रहा है फ्लैश ईट हो गया, सही है। वहाँ पे और डिग्रेडेटिव एंजाइम्स भी प्रोड्यूस कर देता है। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर देगा, गैस प्रोड्यूस कर देगा टिश्यूज़ के अंदर। तो इस तरीके से इसकी पैथोजेनेसिस होती है। जबकि जो आपके पास फूड पॉइजनिंग की पैथोजेनेसिस है वो यही है कि आपके पास फ्लोरा जो है, जो भी नॉर्मल फ्लोरा है वो कोलोन का, वो वहाँ पे इंजेक्शन हुई, एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ, सही है, और उसने क्या कर दिया, आपके पास फूड पॉइजनिंग करवा दी। वही जैसे कि आपके पास सुपर एंटीजन के तौर पर काम होता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स में देखें क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो पेन होगा, सही है, एडिमा होगा बहुत ज़्यादा, पाँव जो है ज़्यादातर गैस गैंग्रीन फुट पर ही होती है, ठीक है, एडिमा होगा, सेलुलाइटिस होगा, गैंग्रीन, नेक्रोसिस नज़र आएगी हमें, सही है। क्रेपाइटस आपको नज़र आएगा यहाँ पर, सही। क्रेपाइटस क्या है कि गैस फिल्ड बुला, ठीक है, अभी आपको मैंने दिखाया था ना पाँव पे, इस तरीके से, सही है। तो आपके पास फोल स्मेलिंग, जॉइंडस भी हो सकता है, कॉमन है, ठीक है, जॉइंडस। फिर आपके पास फोल स्मेलिंग, ब्लडी, वजाइनल डिस्चार्ज होगा, किसके अंदर होगा, एंडोमेट्राइटिस के अंदर, और शॉक, इवन के शॉक एंड डेथ भी हो सकता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में आपके पास जब हम इसका स्मेयर करते हैं तो हमें लार्ज ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नज़र आती हैं, तो ये शुगर फर्मेंटेशन के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस की जो कॉलोनीज़ होती है ना, वो क्या कर देती हैं, वो ब्लड आकार पर हिमोलिसिस शो करती हैं, सही है। और ये कॉलोनीज एग यॉक आकार पे भी प्रोड्यूस होंगी, किस वजह से होती हैं, लेसिथिनेज की वजह से, सही। लेसिथिनेज की वजह से ये आपके पास एग यॉक आकार में भी नज़र आएंगी। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इसमें लैब डायग्नोसिस में ये आपके पास ब्लड आकार में भी नज़र आती हैं और एग यॉक आकार में भी नज़र आती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल पे, ठीक है, ये कौन सा डिजीज़ करवाता है इसको देखते हैं। नाउ एट लास्ट आ गए हम क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल पर। क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल की डिजीज़ सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है, और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया भी करवाता है। ट्रांसमिशन के अंदर, अच्छा, सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस क्या होता है ये मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ, और इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स में भी अभी आपको पता चलेगा कि जो आपके कोलोन होती है ना, उसमें आपके पास येलो वाइट प्लाग्स की डिपोजिशन हो जाती है, सही है, इसको हम कहते हैं सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैं एक मिनट जूम भी करती हूँ। देखो ये इस तरीके से, ये आपका कोलोन का पूरा पैसेज वे, ठीक है, उस पैसेज पे आपको नज़र आ रहा है कि ये येलो वाइट प्लाक्स की डिपोजिशन हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी डायग्राम्स होती हैं ना, उसके नीचे जो आपके पास इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, इसको पढ़िएगा लाजमी, क्योंकि ये आ जाता है क्या, येलो प्लाट लाइक लीजन होगा कोलोन पर, किस वजह से होगा, एक्सोटॉक्सिन की वजह से होगा, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल प्रोड्यूस करता है। इससे क्या होता है, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन की उसको ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से आपके पास एंटेरोसाइट्स की डेथ हो जाती है। ये अभी हम ट्रांसमिशन पैथोजेनेसिस में मैं बताती हूँ आपको।
ठीक है। ट्रांसमिशन वही है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, अगर ये पास हो गया फीकल ओरल रूट के थ्रू, ठीक है। पैथोजेनेसिस, अब क्या होगा कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ना, जिनका काम होता है, जो इम्यूनोसप्रेसिव होती हैं बेसिकली, वो क्या करती हैं कि कोलोन पे जो नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है ये उसको सप्रेस कर देंगी। जैसे ही इसने वहाँ पे सप्रेस सप्रेस करा, वहाँ का जो नॉर्मल फ्लोरा था वो हट गया। नॉर्मल फ्लोरा हटने की वजह से जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल था ना, वो वहाँ पर आ गया और उसने वहाँ पे अपनी ग्रोथ कर दी। ग्रोथ करी, मल्टीप्लाई हुआ और उसने प्रोड्यूस करा एक्सोटोक्सिन ए और बी। ठीक है, इस 1 मिनट में इसको यहाँ पे दिखाती हूँ। इसने क्या प्रोड्यूस करा? एक्सोटोक्सिन ए एंड बी। एक्सोटोक्सिन ए सारा काम दिखा रहा है अपना, जबकि जो सिम्टम्स और जो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी ना, साइंस एंड सिम्टम्स, वो सारे किस वजह से आते हैं? एक्सोटोक्सिन बी की वजह से आते हैं। एक्सोटोक्सिन ए क्या करेगा? ये डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये क्या करेगा? एक्टिन की डीपॉलीमराइजेशन करेगा। वहाँ पे जाके साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी को ये स्टॉप कर देगा। जैसे ही वो साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी स्टॉप होगी तो ज़ाहिर सी बात है एपोप्टोसिस और डेथ हो जाएगी एंटेरोसाइट्स की। जब वो एंटेरोसाइट्स की डेथ हो गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइट एंड जो भी अभी हमने पढ़ा था, येलो वाइट प्लाक की डिपोजिशन हो जाएगी कोलोन पर। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें यही नज़र आता है, येलो वाइट प्लाक नज़र आएगा कोलोन पर। नॉन ब्लडी डायरिया होगा, अगर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया की बात करें तो कैसा होगा? नॉन ब्लडी डायरिया होगा। न्यूट्रोफिल्स फाउंड होते हैं स्टूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टूल में आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। और फीवर और माइल्ड सा एब्डोमिनल पेन होगा। लैब डायग्नोसिस में हम स्टूल डी आर करेंगे। स्टूल डी आर इसलिए करेंगे क्योंकि स्टूल में आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है। बाकी हम एलिसा और PCR ऐसे भी करेंगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट क्लॉस्ट्रीडियम। हमने स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स अभी तक कंप्लीट कर लिए। पार्ट 3 के अंदर हम जो सॉरी नॉन स्पोर करें अभी कंप्लीट, अब हम स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब करें उसको लाजमी सबसे पहले, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हों आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये क्या करेगा? एक्टिन की डीपॉलीमराइजेशन करेगा। वहाँ पे जाके साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी को ये स्टॉप कर देगा। जैसे ही वो साइटोस्केलेटल इंटेग्रिटी स्टॉप होगी तो ज़ाहिर सी बात है एपोप्टोसिस और डेथ हो जाएगी एंटेरोसाइट्स की। जब वो एंटेरोसाइट्स की डेथ हो गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइट एंड जो भी अभी हमने पढ़ा था, येलो वाइट प्लाक की डिपोजिशन हो जाएगी कोलोन पर। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें यही नज़र आता है, येलो वाइट प्लाक नज़र आएगा कोलोन पर। नॉन ब्लडी डायरिया होगा, अगर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड डायरिया की बात करें तो कैसा होगा? नॉन ब्लडी डायरिया होगा। न्यूट्रोफिल्स फाउंड होते हैं स्टूल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टूल में आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आएंगे। और फीवर और माइल्ड सा एब्डोमिनल पेन होगा। लैब डायग्नोसिस में हम स्टूल डी आर करेंगे। स्टूल डी आर इसलिए करेंगे क्योंकि स्टूल में आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल है। बाकी हम एलिसा और PCR ऐसे भी करेंगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट क्लॉस्ट्रीडियम। हमने स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स अभी तक कंप्लीट कर लिए। पार्ट 3 के अंदर हम जो सॉरी नॉन स्पोर करें अभी कंप्लीट, अब हम स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं करा, सब्सक्राइब करें उसको लाजमी सबसे पहले, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हों आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।